आज हम लोग का पहला जो क्लास है, हम लोग इसमें ये जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। क्योंकि जो पेपर है आपका उसमें थियोरेटिकल पेपर भी है और न्यूमेरिकल पेपर भी है। तो सीबीएसई वाले को पहले हम समझा देते हैं कि उनका क्या क्या सिलेबस है। लगभग सिलेबस जो है अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का मिलता है। इकोनॉमिक्स तो थोड़ा चेंज है और अकाउंट्स में एक दो चैप्टर जो है सीबीएसई वाले को कम पढ़ना है, बिहार बोर्ड वाले को ज़्यादा पढ़ना है। तो सीबीएसई वाले का जो पेपर है उसमें एक पेपर क्या है आपका, अकाउंटेंसी। ठीक है, अब अकाउंटेंसी जो पढ़ना है आपको कितने नंबर का पढ़ना है? 80 मार्क्स का पढ़ना है। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब ये जो 80 मार्क्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, सबसे पहले जो अकाउंटेंसी की बुक होगी वो आप टीएस ग्रेवाल का ले लेंगे। अगर कोई किसी और का बुक खरीद लिया तो आई थिंक सो नहीं खरीदा होगा तो कोई इशू नहीं है। कोई अगर गोयल या सिंगला, जैसे सिंगला बना रहा है, सिद्दीकी बना रहा है तो कोई इशू नहीं है। ग्रेवाल सही है, ग्रेवाल खरीदेंगे क्योंकि ग्रेवाल सबसे अधिक यूज होने वाला बुक है पूरी इंडिया में सीबीएसई के लिए। और ग्रेवाल का बुक आप ऐसा नहीं कि जब जाएंगे तो मार्केट में मिल जाएगा। ग्रेवाल का बुक आता है और मार्केट में उसका डिमांड इतना ज़्यादा रहता है कि ख़त्म हो जाता है वो। अब टीएस ग्रेवाल की जो बुक लेंगे इसमें आपका 3 वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। 3 किताब पढ़ने हैं अकाउंट्स पे। टीएस ग्रेवाल के 3 किताब पढ़ने हैं, समझ गए ना? तो ये आपको किताब का जो मोटा, इतना मोटा रहेगा आपको। वॉल्यूम 1 में आपको जो पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है पार्टनरशिप का अकाउंटिंग। जैसे 11th में आप पढ़ रहे थे अकाउंटिंग, जो सीखे होंगे 11th जो भी सीखे होंगे वो आप सीखे होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका सीखे बेटा? मतलब कि कोई एक इंसान है जो बिजनेस करता है, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी की पढ़ाई 11th से होती है। अब अकाउंटेंसी 11th तो फ्रॉम बेसिक्स जानना है कि पहले बिजनेस कहीं से होगा तो कोई सोल प्रोप्राइटर यानी अकेले जाएगा बिजनेस करेगा। तो एक इंसान जो बिजनेस करता है वो उसका हिसाब किताब कैसे होता है, कैसे अपना उसका प्रॉफिट निकालता है, जर्नल करता है, लेजर जो भी है। तो 11th जो आपने पढ़ा वो सोल ट्रेडर का पढ़ा, ध्यान समझिएगा। किसका पढ़ा? सोल ट्रेडर का, सोल प्रोप्राइटर का पढ़ा कि एक इंसान का। लेकिन जब हम सिर्फ पूरा बिजनेस जो है पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप कहीं तो नहीं होता है, उसके आगे भी तो बिजनेस चलता है, यानी कंपनी भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, बहुत सारे बिजनेस होती है। तो अगला जो स्टेप होता है वो है पार्टनरशिप, यानी पूरे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग सीखना है आपको 12th में। बड़ा मजेदार है, लगभग 5 महीना पढ़ना होगा पार्टनरशिप। 5 से 6 महीना लग जाएगा पार्टनरशिप में ही लग जाएगा, है ना? 100 और 125 लेक्चर जाएगा पार्टनरशिप में, है कि नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे, एक किताब है पार्टनरशिप पढ़ना है। एसके सिंह की अगर बिहार बोर्ड की बुक देखिएगा तो आधा जो बुक है वो पार्टनरशिप ही है। क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ना है सीबीएसई वाले को 40 नंबर के लिए और बिहार बोर्ड वाले को 50 नंबर के लिए पार्टनरशिप पढ़ना है। तो पार्टनरशिप बहुत है, जहां पर फ्रॉम द बेसिक यानी बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और बिजनेस कैसे बंद होता है, यानी शुरुआत से अंत तक। जैसे पार्टनर नया आएगा, एडमिट होगा, रिटायर होगा, मरेगा, फंड बंद होगा, ये सब पढ़ना है पार्टनरशिप में। तो बहुत बड़ा पार्टनरशिप है और एग्जाम पर्पज से नंबर इसी में खूब उठता है। तो पार्टनरशिप हो गया पहला। दूसरा वॉल्यूम आपको पढ़ना है कंपनी का अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? कंपनी अकाउंट, यानी कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कैसे फंड अरेंज करती है। आपने सुना होगा आईपीओ, शेयर, जो फंड, एक्सटर्नल फंड और इंटरनल बोरोड फंड एंड कैपिटल फंड होता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जो फंड कलेक्ट करती है तो जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं वहां तो आपको अकाउंटिंग करने होते हैं। अब कंपनी का अकाउंटिंग सीखना है, शेयर कैपिटल, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है। आप जो बैलेंस शीट सीखे होंगे प्रोप्राइटरशिप का, तो प्रोप्राइटरशिप का जो बैलेंस शीट सीखे उसमें आप देखे होंगे लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और राइट साइड में एसेट्स होता है ना, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन बैलेंस शीट कंपनी का जो बनता है वो लेफ्ट एंड राइट नहीं होता, वो
वर्टिकल फॉर्म में बनता है। वर्टिकल ये होता है, ये क्या होता है बेटा, ये वर्टिकल हो गया, यानी ऊपर में लायबिलिटी रहेगा, नीचे में एसेट्स रहेगा। ये कंपनी का बैलेंस ऐसे फॉर्मेट में बनता है। कंपनी का जो कोई भी अकाउंटिंग होगा लॉ के अनुसार होगा। किस अनुसार होगा? लॉ, कंपनी लॉ 2013 के अनुसार होगा, ठीक है ना। और ये जो ऐसे बैलेंस शीट बनता है लेफ्ट एंड राइट, ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो कंपनी का बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं, कैसे बनता है? वर्टिकल। लेकिन पार्टनरशिप का बैलेंस शीट जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, जैसे आप प्रोप्राइटरशिप का बनाते हो वैसे। तो बड़ा मजेदार है, सीखने में मजा आएगा कि क्या वर्टिकल होता है, क्या हॉरिजॉन्टल होता है। तो वॉल्यूम 2 जो है पूरा कंपनी अकाउंट से पढ़ना है। अब थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब समझ लीजिए कि 11th में जितना आप अकाउंट्स पढ़े हैं ना, उसका लगभग 2 से 2.5 गुना अकाउंट्स पढ़ना है 12th में। 11th का अकाउंट्स कुछ भी नहीं है 12th के लिए। 11th के अकाउंट्स में कि आप बेस पकड़े, कम पढ़े तो भी काम निकल गया। 12th में अगर आप क्लास अब्सेंट करेंगे तो अकाउंटिंग करने में, अकाउंट्स के सवाल बनाने में दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकाउंट्स 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। यानी जो पढ़ाई पे समय आप देते आ रहे हैं, क्योंकि हमने कल आपको हिसाब किताब बताया था 24 घंटा का कैसे यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, जब आपके पापा या आपके मम्मी या आपके पास जो पैसे होते हैं तो आप फालतू का खर्चा करते हैं, पैसा इधर उधर में बर्बाद करते हैं कि पैसे का सही यूज करते हैं? सही यूज, कि हमको जी खरीदना है तो काम का है तो खरीदेंगे, नहीं काम का है तो नहीं। कोई दोस्त आपसे पैसा मांगता है तो आप दे देंगे फ्री में? कोई भिखारी पैसा होता है कि भैया बउआ दे दे, तो देते हैं क्या? नहीं। हो सकता है 2-4 1-2 रुपया देते हैं, उससे ज़्यादा दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, या एक बिस्किट खरीद दीजिएगा। दूसरी बात, जिस प्रकार आप पैसा को आप देने से कतराते हैं, पैसा किसी को फ्री में देने से कतराते हैं, पैसे को फालतू का खर्च करने से आप बचते हैं, पैसे को सेव और बचाने की कोशिश करते हैं, और पैसे से पैसे बनाने की सोचते होंगे। अभी तो आप नहीं सोच रहे कि पैसे उतने तो होते नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं ना कि पैसा से पैसे बनाए। उसी प्रकार टाइम को भी आप पैसा समझो। टाइम को क्या समझो? पैसा। कि टाइम फालतू का किसी को हम क्यों दें? अब कोई दोस्त बोला है कि चलो ना आज मेरा बर्थडे है, दिन भर उसके साथ घूमते रह गए, उसको टाइम दिए। आप समझ लीजिए कि आपने जो टाइम दिया तो आपको लगता है कि वो टाइम में ना दिए, पैसा थोड़ी दिए, और हम पे 50 रुपया खर्चा कर दिया। ध्यान रखिएगा, वो 50 खर्च करके आपका एक दिन का समय बर्बाद कर दिया। अब वो एक दिन आप पढ़ लेंगे तो कहने कि आप क्या अर्न करेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स। नॉलेज क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स होता है। एसेट्स मतलब संपत्ति। बात समझा रही है ना? तो ध्यान रखिएगा, फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि फालतू का समय बर्बाद करना मतलब फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फ्यूचर में जो पैसा आप जितना कमा सकते थे उसे कम कमाइएगा अगर फालतू का समय अभी बर्बाद करेंगे तो। दैट्स वाई हमने 24 घंटा का कल आपको हिसाब किताब बताया था। इस एज में 6 घंटा से ज़्यादा सोना भी पाप है या जुर्म है, समझ गए? 6 घंटे ज़्यादा नहीं सोना है। चलिए, तो ये अकाउंट्स के सिलेबस। अब अकाउंट्स में जो चीज़ें हैं, पार्टनरशिप क्या क्या कंटेंट्स है, बिहार बोर्ड वाले को, सीबीएसई वाले को सब सेम है, तो हम एक साथ कंटेंट्स को एक साथ ऐड कर देंगे। दूसरा पेपर है आपका बिजनेस स्टडीज। इसमें आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 12 चैप्टर। सीबीएसई वाले को 12 चैप्टर पढ़ने हैं, बिहार बोर्ड वाले को 13 चैप्टर पढ़ने हैं। कितना चैप्टर पढ़ने हैं? 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ये 12 चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना? अब देखिए क्या क्या चैप्टर से समझिए। चैप्टर 1 नेचर। अच्छा, इसका बुक कौन सा लेंगे आप सब लोग? वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्योंकि पूनम गांधी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके हस्बैंड भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये सब लोग फैमिली मिलकर बुक बनाए हैं। इनके बारे में बताएंगे, इनका ऑथर का डिटेल बताएगा, भी किताब दिखा देंगे आपको। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्नी। और ध्यान रखना, पढ़ाई कर रहे हो तो पर्पस के लिए करना। किसके लिए करना? बिना पर्पस का पढ़ाई बेकार है। बिना पर्पस का कहीं जाना बेकार है। बिना पर्पस का कहीं रुकना बेकार है। कहीं हम रुकते, आप यहाँ हैं तो क्यों है? पर्पस के लिए आया ना, या थोड़ी कि इंटरनेट डाउनलोड करने के लिए आया। तो ध्यान रखिएगा, आप सब लोग पर्पस के लिए जाता है, कहीं भी पर्पस के लिए। बिना पर्पस का कोई भी चीज, यानी बिना मकसद का इंसान नहीं कहलाएगा, उसको मर जाना चाहिए।
यानी इंसान जिंदा क्यों है? क्योंकि मकसद है तब इंसान जिंदा है। तो पहला चैप्टर आपका आएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप समझिए बीएसटी प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बीएसटी का काम करता है। अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग सीखोगे, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या रेशियो है, कितना खर्चा हुआ, मतलब हिसाब किताब सीखोगे तो अकाउंटिंग करोगे, ठीक है ना। लेकिन जब मेंटल वर्क कहाँ करना है, मैनेजमेंट कैसे सीखोगे, किसको मैनेज करना है, कौन सीए है, उसको कहाँ लगाना है, उस स्टाफ को कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, किस क्लाइंट से कैसे बात करना है, कस्टमर फीडबैक क्या है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करेंगे, कस्टमर को खुश कैसे करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लॉन्च करना है, कब कंपटीटर से कौन फायदा करेंगे, कंपटीटर से आगे हमको अगर जाना है तो क्या करेंगे हम। यानी सारा बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए हमको बिजनेस स्टडीज पढ़ाया गया है। यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बीएसटी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े मजेदार समझिएगा। हम इसमें आपको बहुत सारे कंपनी का एग्जांपल देंगे, आपको बहुत सारे केस स्टडीज बताएंगे जो आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं, किताब में भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अब जो हम पढ़ाएंगे आपको, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज हो, एपीएस होगा किसी का, या अकाउंटेंसी हो, प्रैक्टिकली समझाएंगे। प्रैक्टिकली समझाने से फायदा ये होगा कि आप उसमें घुल मिल जाओगे। जैसे कभी मूवी देखने जाते होगे तो सिनेमा हॉल में देखते होगे तो तुम उस कैरेक्टर में सोचते हो कि हम भी इस कैरेक्टर में चले जाते हैं। जब कोई एक्टर को, यानी जो मेन लीड रोल में एक्टर होता है और उसको कोई विलेन मारता है, उसका खून निकलता है तो बहुत आपको भी दर्द होता है, यानी आप उसमें घुस चुके हैं। उसी प्रकार जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आपको क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई को बाहर से पढ़ते हो कि 3 घंटा आपको पढ़ना है, 2 घंटा यहाँ रुकना है, बस 2 घंटा पढ़ गया, ये देखो क्या है, इस पे नजर नहीं जाना चाहिए, बात समझ में। जैसे आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं ये जो है ना, ये स्क्रीन पर नहीं ऐसे हो जाता है, मतलब ऊपर जाता है, यहाँ स्क्रीन में सब क्या पढ़ा रहे हो, नहीं टाइम हो चुका है, तो ये ध्यान नहीं रखना है, समझ में आ रही है ना बेटा। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। तो बिजनेस मैनेजमेंट यानी बीएसटी को प्रैक्टिकली समझना है, हर चीज को प्रैक्टिकली। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर किसी कंपनी में जब जॉब करेंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे कंपनी को अगर आप आगे ले जाओगे तो कंपनी अगर आगे गया तो उसके साथ साथ आप भी तो आगे चले गए। आप सपोज अपना कंपनी सेटअप करते हो कि हम अपना स्टार्टअप करते हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए है, स्टार्टअप करते हैं, तो स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में सिर्फ आप सेल परचेज करोगे, सामान खरीद कर बेचोगे तो बिजनेस हो गया, उसमें तो कोई दिमाग नहीं लगा रहा। स्टार्टअप इन द सेंस कि अपना इनोवेटिव आइडिया लगाओगे। क्या लगाओगे? इनोवेटिव आइडिया। अभी देखिए कोई बच्ची शार्पनर से वो पेंसिल साफ करती है तो एक ऐसा शार्पनर टाइप का है कि उसका जो स्क्रैप उसी में रह जाता है, वो भी तो इनोवेटिव आइडिया। पहले कहाँ हम देखते थे ऐसा। तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी जो डोम्स कंपनी है, लिंक है या अप्सरा कोई भी कंपनी है, वो भी इनोवेटिव आइडिया से स्टेशनरी आइटम बना देती है। तो सिंपल सी बात है, किसी प्रोडक्ट को आप नए तरीके से परोस रहे हो, जो आपने अपना स्किल लगाया, नॉलेज लगाना, इसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से नॉलेज गेन करना है। और ध्यान रखिएगा अभी आपका एज क्या है, LEARN, किसका एज है? लर्न का एज है। जब ये कर लोगे तो उसके बाद इसको डिलीट कर देना। क्या करोगे? कमाओगे। अभी कमाने का मत सोचना। जैसे एक कहानी बताता हूं मैं कि 2 इंसान को कुल्हाड़ी मिलता है कि जाओ ये 2 पेड़ है, तुम ये पेड़ काटेगा, तुम ये पेड़ काटेगा। ये हो गया दौड़ के, थोड़ा सा मतलब ताकतवर था, छां खूब काट रहा है, खूब काट रहा है, खूब काट रहा है, खूब काट रहा है, पूरा एकदम काट को आधा कर चुका है, काट रहा है। अब दूसरा जो है वो पहले थोड़ा 2 मिनट सोचता है क्या करना है, फिर वो क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को पहले पत्थर जाकर उसको तेज, उसका धार क्या करता है, एकदम तेज करता है, तेज करता है, पूरा धार क्या हो गया, तेज हो गया। उसके बाद जाता है पेड़ को काटता है, सटाक 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 कट जाता है, वो 75% पे रहता है और ये पूरा काट लेता है। अब यहाँ पर क्या काम किया, कुल्हाड़ी काम किया कि दिमाग काम किया? दिमाग। अभी आप दिमाग कमा रहे हो, अभी आप नॉलेज कमा रहे हो, अभी आप पैसा कमाने चले जाओगे कि चलो 2 घंटा वहां कर लेते हैं, 2 घंटा यहाँ कर लेते हैं, तो वो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वो उस इंसान के लिए है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एकदम खराब है, तो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो उपाय नहीं है। लेकिन मान लिया आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक है, उतना है कि पापा हमको पढ़ाई के लिए खर्चा दे देते हैं, तो हमको भी दिमाग तेज करना है, कुल्हाड़ी तेज करना है, तब उसका तो पेड़ कितना पेड़ काट देंगे, यानी कितना पैसा कमा लेंगे। क्योंकि इंसान जब ज्ञान अर्न कर लेगा उसका पैसा तो ऐसे छिटा हुआ, बस कमाना है, बुद्धि होना चाहिए पैसा कमाने के लिए। क्या होना चाहिए? आज बुद्धि से ही लोग पैसा कमाता है। और कॉमर्स में पैसा जरूर देखिएगा, लेकिन पैसा कमाने का तरीका मतलब क्या होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, गलत तरीका नहीं। सही तरीके से भी लोग पैसा ज्यादा कमाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए,
तो हम 13 ये जो 12 चैप्टर बता रहे थे, पहला है कि आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत, यानी मैनेजमेंट के कुछ रूल, नियम, पॉलिसी, सिद्धांत जिसको फॉलो करने हैं। बहुत मजेदार है। थर्ड है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब अबाउट द इन्वायरमेंट पढ़ना है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का इन्वायरमेंट में रहना जरूरी है। अब एक ह्यूमन बीइंग के लिए इन्वायरमेंट के बीच सराउंडिंग्स में क्या चाहिए? आग, पानी, हवा, गैस, वाटर, ये सब चाहिए। उसी प्रकार बिजनेस को, अब बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस क्या है? हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन का इन्वायरमेंट अलग हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन का इन्वायरमेंट अलग हो गया। बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, बिजनेस को जिंदा रहने के लिए उस बिजनेस का सराउंडिंग्स भी उसके फेवर में होना चाहिए। अब बड़ा सा मॉल को हम गांव में खोलते हैं तो बिजनेस, उस मॉल के लिए इन्वायरमेंट सही है? नहीं सही है, क्योंकि सर उसका इन्वायरमेंट में वहां पर इकोनॉमिक पावर ही नहीं लोगों को खरीदने की, वहां पर फैशन ट्रेंड ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है, तो मॉल चलेगा ही नहीं। यानी हमारे मॉल तो सोचा, इनोवेटिव आइडिया तो लगाया, लेकिन इनोवेटिव आइडिया गलत जगह पे लग गया। तो आपका आइडिया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन, प्लेस ऑफ बिजनेस, इन्वायरमेंट, ये सब आपको देखना पड़ेगा, सब आपके फेवरेबल होने चाहिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हमको एनालिसिस करना पड़ता है, पेस्टल। क्या करना पड़ता है? पेस्टल, PESTLE, P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल इन्वायरमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, L फॉर लीगल इन्वायरमेंट एंड E फॉर इन्वायरमेंटल। तो सारे फैक्टर्स सब होंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री, जहां पर बहुत सारा कोचिंग है, वहीं पे कोचिंग खोलेगा तो चल जाएगा। अब सब्जी मंडी में हम कोचिंग खोल दे, मछली बाजार में कोचिंग, कपड़ा का जैसे मोती झील में कोचिंग खोल दे, चलेगा? मोती झील में हमको कपड़ा का दुकान चल जाएगा, मछली का जो बाजार होगा उसमें मछली का दुकान चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक रेस्टोरेंट चलेगा, मॉल में चल सकता है, ढाबा मॉल में नहीं चल सकता है। कॉफी चेन जो है, CCD, स्टारबक, कैफे, ये सब मॉल में चलेगा, चाय का दुकान मॉल में नहीं। तो बिजनेस का लोकेशन आपको देखना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस कहां चलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट में हमको इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है कि बिजनेस के लिए क्या इन्वायरमेंट सही है, क्या सही नहीं है। चौथा पढ़ना है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब जो हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं, यानी हम प्रेजेंट में यहां, जैसे आप 12th के लिए आप प्लानिंग शुरू करेंगे। टुडे आप अभी कहां पर है? जस्ट शुरुआत पे है। अभी हम 12th का, अभी हम अकाउंटिंग में एक भी एंट्री नहीं सीखे हैं, कोई लेज नहीं बनाया है, लेकिन जब एंड पे आओगे, एग्जाम के समय आओगे, तो पूरा धड़ाधड़ अकाउंटिंग करोगे। तो उसके लिए आप प्रेजेंट में हैं और हमको फ्यूचर जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज द ब्रिज, प्लानिंग इज द ब्रिज which links between the present and the future। यानी प्लानिंग का एक ऐसा ब्रिज तैयार करते हैं कि प्रेजेंट को हमारे भविष्य से मिला दे। एंड 12th अगर आपको अच्छा होना है तो अभी आपको प्लानिंग से पढ़ना ही करना पड़ेगा। बात समझा नहीं? प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। चलिए, तो प्लानिंग में यही सब क्या करना है, कैसे करना है, कितना खर्चा होगा वगैरह वगैरह। प्लानिंग के बाद पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, जहां पर हर काम को हम बांट के चलेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। तालमेल जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं, एकदम हम पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं, समझे तभी ऐसे है, नहीं समझे तभी ऐसे है। तो इस पढ़ाई समझ में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हमको समझ रहा है कि आप समझ नहीं समझ रहे, आपको हम बोल रहे हैं हाँ सर, यस सर, ये तो नहीं समझे सर। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। जैसे क्रिकेट में दो बैट्समैन जब आपस में दौड़ता है, रन लेता है, तो तालमेल रहना चाहिए ना। अगर थोड़ा भी तालमेल में कमी तो रन आउट हो जाएगा। अब मान लो एगो बॉल मारा, एगो बॉल को देख रहा है, कहां बॉल गया, एगो बैट्समैन दौड़ गया रन मारेगा, रे भाई तुम दौड़ गया, वो पता नहीं था। तो बैट्समैन को नजर से नजर मिलाना पड़ेगा। फिर कभी फील्डर भी नजर से मिलाता है कि तुमको हम देते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कहलाता है कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। आपके स्कूल मैनेजमेंट में, कॉलेज में कोऑर्डिनेटर होता है, कोई फंक्शन जब इवेंट्स होता है ना, तो कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होता है।
कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है? हर चीज को कोऑर्डिनेट करो, यानी मैनेज कि आपका क्या काम है, वो आपको काम मिला, ठीक है आप कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर दिक्कत नहीं, आपको किसी कुछ लेना है तो बोलिए जल्दी, नहीं 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 लेना, चलो ठीक है, तुम्हारा काम रहा है, तुम कहीं बैठी हुई हो तो वो काम करो। तो कोऑर्डिनेटर क्या काम होता है? सबको एक्टिव मोड में रखना, कोऑर्डिनेट करना, किसी को कोई कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट मतलब मैसेज ट्रांसफर करना है, तो उसको लिंक करना। अगर बिजनेस में ध्यान रखेंगे, बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा? डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का अपना काम रहता है, लेकिन अल्टीमेट गोल किसका होगा? डिपार्टमेंट का कि कंपनी का? अल्टीमेट गोल तो कंपनी का ना होगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का हर डिपार्टमेंट अच्छा काम करे तो रिलायंस को फायदा होगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक डिपार्टमेंट गड़बड़ कर दिया तो रिलायंस को नुकसान हो जाएगा। तो ये हमको ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन में, यानी जैसे देखो अगर हम एक उंगली से, ये क्या है 5 ये मुट्ठी है ना, एक उंगली से हम आपको पनिश करें, ऐसे मार लगेगा, चोट हंसिएगा, रुको बताते हैं, 5 उंगली ले लेंगे तब शायद हो सकता है कि दिक्कत हो जाएगी आपको। तो एकता में क्या है? बल है, ऑर्गेनाइजिंग। छठा आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब, स्टाफिंग का एक लाइन याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग में यही हमें समझना है कि स्टाफिंग कैसे होता है। सही इंसान को सही जगह पर रख दो, मछली को पानी में रख दो तो उसका काम हो जाएगा, है कि नहीं है? अब मछली को बोले तू ऐसे कर, पेड़ पर चढ़ना सीखो, हो जाएगा? नहीं होगा। अब सीए को बोलेंगे तुम ऐसा करो, तुम ना मार्केटिंग करो, और एमबीए वाला बोले तुम आजकल टैक्सेशन करो, तो दोनों एक्सपर्ट है, दोनों होनहार है, लेकिन जो होनहार को रिक्रूट करने वाला यही गधा है। ये भाई कैसा आदमी है, तुम हमको क्या काम दे रहे हो? मेरा जो काम है वो दो ना। यानी हर इंसान को सब प्रकार का स्किल नहीं होता है, हर इंसान के पास सब प्रकार का स्किल नहीं होता, लेकिन हर इंसान अपने फील्ड में स्किल्ड होता है। अगर किसी को प्रोडक्शन में हम रिपीटेडली काम दे तो वहां को एक्सपर्ट बन के आएगा, है कि नहीं है? किसी को मार्केटिंग का काम दे, वो मार्केटिंग में लगातार है तो मार्केट का नॉलेज उसको हो जाएगा। अब वहां से बोलेंगे तुम ऐसे चलो वहां से नहीं, तुम्हारा यहाँ काम मिलेगा। तो स्किल्ड जिस फील्ड में आप वहां काम करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट क्वालिफिकेशन, यानी अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन हम उसको रिक्रूट करते हैं, इसको कहेंगे स्टाफिंग। 7वां है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना, निर्देश। हम जैसे मोटिवेट कर रहे हैं, डायरेक्टर का क्या काम होता है? फिल्म देखते होंगे ना, फिल्म में भी बहुत सारे डायरेक्टर होता है। म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम है? म्यूजिक के लिए काम करना, डांस डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर, कोरियोग्राफर होता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब हुआ कि वैसा पर्सन जो लीड कर सके, जो लीडर का रोल प्ले कर सके, जो सुपरवाइज कर सके, यानी आपको देखे कैसे काम कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर सके। मोटिवेट मतलब आपको मोटिवेट समय समय पे आपको इनकरेज करेंगे, अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, कर लोगे, रुको तुमको एग्जांपल सेट कर देते हो जाएगा वो। अब मोटिवेशन पैसा से भी होता है, और हम प्यार से आपको बात करें, डेली आते आपको प्यार से बात करेंगे, तुम तो अच्छा से काम कर लोगे, और डेली आप काम कर चल जाते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। बोलेगा अरे प्यार से तो बात करवे करते हैं सर, लेकिन पैसा नहीं देते तो आप पेट कैसे भरेगा? तो मोटिवेशन नीड्स मॉनेटरी बेनिफिट्स आल्सो, ठीक है? तो डायरेक्टिंग में ये चीज पढ़ना है। 8वां है आपका कंट्रोलिंग। क्या है बेटा? कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग ये 8 चैप्टर आपके पढ़ेंगे, पार्ट ए में पढ़ेंगे, जो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 4, 5, 6, 7, 8 ये 5 पॉइंट है ना, ये कहलाएगा मैनेजमेंट का फंक्शंस। क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब अलग अलग चैप्टर है, सब में समय लगेगा पढ़ने में पूरा, ठीक है ना? फिर 9वां चैप्टर जब आते हैं तो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको हम बोलते रहते हैं कभी कभी, इस शेयर का प्राइस बढ़ गया, इस शेयर का प्राइस घट गया। अगर लोन अगर आपको 12% में मिलता है और उससे आप 25% 20% कमाते हो तो लोन लेना सही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, प्रबंध करना, फंड का मैनेज करना। एक बिजनेस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये सब लोग मैनेज नहीं करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको मैनेज करेगा, या जो उस फंड के लिए एक्सपर्ट है वो मैनेज कर सकता है। फंड किसको एलोकेट करना है, कहां खर्च करना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना रखना है, लोन कितना लेना है, शेयर कैसे करना है, यानी पैसे का मैनेजमेंट। आज के समय में पैसे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम फंड का मैनेजमेंट नहीं करें
तो बहुत दिक्कत होगी। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। 2011-12 में केबीसी होता है, मतलब केबीसी तो बहुत पहले चल रहा है, अभी तक लास्ट है। तो उसमें एक मोतिहारी बिहार, मोतिहारी जानते हैं ना, वो बगल में बिहार में, तो मोतिहारी का एक सुशील कुमार नाम का बंदा था। नाम सुने सुशील कुमार का? नहीं सुने। पहले तो हम उसका चेहरा दिखाते हैं, वो इंसान कैसा दिखता है। हम आपको YouTube पे दिखाते हैं सुशील कुमार को, जो वो 5 करोड़ रुपया जीतता है। कितना? कब जीतता है? 2011 में। और आज 2024 चल रहा है, आज हम वैल्यूएशन करेंगे तो हो जाएगा 15 करोड़ के करीब में। देखिए आपको, देखिए ये सभी जरूरी है कि किसी के फेल्योर या किसी के, जैसे नहीं होता कोई कंट्री का कंपनी फेल हो गया, कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाया, तो किसी के फेल्योर से भी आपको सीखना है। अगर कोई फेल हो रहा है तो गलती से हो रही है ना, कोई गलती कर रहा है तो आपको उसी गलती को सीखना है कि गलती क्या क्या किया, अब हमको वो गलती नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना? सुशील कुमार केबीसी। इतना पैसा जीतता है कि जो पानी पीने रहता है ना, वो अपने देह पे छिड़क देता है। पहले देखिए वीडियो थोड़ा सा, ये तो ऐड आ जाता है आजकल। सुशील कुमार जी, देखिए थोड़ा सा 2011 में। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5 मिनट का लास्ट सवाल है। 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेश शक्ति का अंत हो गया था? Which colonial power है किसी आंसर? ended बताइए, its 5 वाला सवाल है। in India by selling अंडमान निकोबार देखे हैं, जानते हैं ना? Nicobar Islands to the British on October 16th, 1860. और आपकी ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी इटली, पुर्तगाल था क्या? सी डेनमार्क, डी फ्रांस। इटली सर, इटली। आपके पास केवल हाँ, तो पता होगा। आप कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं। देखिए 5 करोड़ के एक ऑप्शन इसके बाद बचा हुआ है। पुनः फ्रेंड इसका सही उत्तर नहीं मालूम। कबीर जी, सुशील कुमार जी फोन फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम सर श्याम किशोर प्रसाद के पास बात करना चाहेंगे उनसे। ऑलराइट मोतिहारी का। कबीर जी, सुशील कुमार जी श्याम किशोर प्रसाद से बात करना चाहेंगे मोतिहारी में। फोन लगाया जाए। हेलो हेलो श्याम किशोर जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार आपको भी। क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है हाल। श्याम किशोर जी, अभी एक प्रश्न पढ़ेंगे सुशील कुमार जी। जी उसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। जी आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है कि सही ऑप्शन क्या लगता है आपको। जी अगली आवाज सुशील कुमार जी की। सुशील कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम सर, 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेशिक शक्ति का अंत हो गया था? बेल्जियम या डेनमार्क? 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेशिक शक्ति का अंत हो गया था? बेल्जियम, डेनमार्क, इटली और फ्रांस। 16 अक्टूबर 1868 इटली नहीं था हम लोग क्या? अगर ये हारेगा तो पता कहाँ पहुंचेगा? सर इटली आया नहीं, फ्रांस 3,20,000 रुपया। कितना रिस्क लेके चल रहा है? 3,20,000 हारने पे। तो यहाँ गलत बोल देगा, नीचे आ जाएगा ना वो। तो फिर बचे यही दोनों ना सर। अगर आपके मन के अंदर आपको लग रहा है कि यही दोनों बच्चे हैं, तो आप डबल डिप खेल सकते हैं।
फोकस रखिए सुशील कुमार जी, बैक ही मार। हालांकि सर बहुत प्रेशर वाली हाँ, गिलास प्रेशर। पानी और पिएंगे सर। पानी और लेना चाहेंगे? प्रेशर वाली गिलास पानी और पिएंगे। ये और पानी पीना चाह रहे हैं? उसको नहीं पिएंगे सर, उसको ऐसे ही बहुत प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा मत पीजिएगा, यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है उसकी। आप बैठ के पी सकते हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो माता पिता कहते थे किताब में है क्या ये? पीना चाहिए। नहीं भी होगा तो हाँ हाँ बोलिएगा। गया है नहीं, फ्रांस गया नहीं। डेनमार्क होना चाहिए। नो लिप्स। डबल क्लिक का प्रोसेसिंग होगा ना? सुशील कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकित किया जाए। 2 बार जाएगा। डेनमार्क हो गया है। सुशील कुमार जी नहीं नहीं 2 बार ऑप्शन देगा वो। 2 ऑप्शन 2 बार बोलेगा। पहला सही बात सही बोले तो गया। दूसरा बार बोला मेरे। आंसर डेनमार्क। डेनमार्क का। डेनमार्क ये है। 16 अक्टूबर अपना पहला उत्तर बताइए। डेनमार्क। तो पहली सी डेनमार्क पे पता लगाया जाए। देखिए ध्यान से बॉक्स को। जीत गया। अंकुर! ये पहला इंडियन था बिहारी। इसके बाद एक जीता था 7 कोट दिल्ली का 2 भाई था। ठीक है, अब समझाते हैं इसका कहानी। ये तो समझ के 5 कोट जीत गया। अब मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आपके पास 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ इसको मिला नहीं था, टीडीएस कट गया था, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 50 लाख मिला था इसे, 3 करोड़ 50 लाख इसको मिला। अब 3 करोड़ 50 लाख 2011 में आज के अनुसार हम बोले तो 7-8 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर आपको 3 करोड़ 50 लाख मिलता तो आप क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। आप सब बताइए बेटा क्या करते हैं? घर उर बनाते थे क्या? प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं? क्या करते हैं आप लोग? एटलीस्ट इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग तो 1 रुपया का घर नहीं बनाते। जो घर है उसी में रहते हैं। ऑब्वियस बात है, घर तो रहता ही नहीं। या तो इन्वेस्ट करके उस प्रॉफिट से हम फिर घर बना लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हम इतने दयालु थे कि गांव में जितना भी गरीब आदमी है सबको हेल्प कर देते हैं। अब ये इंसान पता है इसको मिला पैसा तो क्या किया? अभी पता है ये कहाँ पर है? ये बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ अभी जो रिजल्ट है ना, उसमें भी टीचर बना है। और टीचर बना तो रिजल्ट इसका जब आ गया तो ये फिर ब्रेकिंग न्यूज में ही बंदा आ गया था कि सुशील कुमार 5 करोड़ जीतने वाले आज बीपीएससी टीचर का नौकरी कर रहे हैं। अब जिस इंसान को 3.5 करोड़ जो मतलब इतना करोड़पति आदमी है वो तो कहाँ से कहाँ अभी तक पहुंचा था। बहुत दोस्तों ने इसको, और ये पता है क्या मतलब कि कोई बड़ा कार नहीं, वो स्कूटी पुराना सा था वही चलाता था, लेकिन हाँ ये हेल्प सबको करता था। और इसका कुछ अच्छा भी किया, अच्छा इन द सेंस सोशल सर्विस जिसको बोलते हैं। बहुत सारा प्लांटेशन किया, बहुत सारे पेड़ पौधे, लाखों लाख पेड़ शायद सुने कि लगाया, खुद अपने इंटरव्यू में कहीं बोला। लेकिन राइट नाउ ही इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या हुआ कि भैया इसके पास अब पैसे ही नहीं है। होंगे थोड़ा मोड़ा होंगे, अब 3.5 में अगर 2, 4, 10, 20 लाख रुपया है तो कोई थोड़ा मोड़ा ही नहीं कहेंगे हम। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अब इसको अगर मान लो कि सर 5 करोड़ जीत गया, आपको ज्ञान है तो आप बक कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं कि हाँ फाइनेंशियल नॉलेज तो नहीं था, फाइनेंशियल नॉलेज कैसे करना चाहिए। आप बोल रहे हैं सर आप जीतते तो आप मैनेजमेंट कर लेते हैं। सर हर इंसान को नॉलेज थोड़ी रहता है कि हर इंसान को पता है सीएम मिला, तो अब बताइए वो क्या करेगा? अरे भाई तुमको नॉलेज, हमको मान लो हमको बुखार लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने से दवाई खरीद लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि वही एक्सपर्ट है। अब मेरे पास खूब पैसा आ जाए, इसको मैनेज करने का हमको ज्ञान ही नहीं है, हम किसके पास जाएंगे? चल जाओ सीए के पास, वही तो डॉक्टर है फाइनेंस का।
अरे भाई तुमको बुखार चढ़ता है, खांसी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमको इसका नॉलेज नहीं है, तुमको पता नहीं कि दवा क्या होगा, तो तुम उस एक्सपर्ट के पास जाते हो जिसको नॉलेज है। सिंपल सी बात है, आपको उस इंसान के पास चाहिए जो जिस चीज के लिए एक्सपर्ट बना हुआ है। दैट मींस कि इफ यू हैव 350 लाख, देन यू हैव टू गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू गो टू कंसल्ट विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या लेगा, वो 3.5 थोड़ी मांग लेगा, वो थोड़ी लेगा कि आधा दे दो, वो अपना फी मांगेगा 5,000 10,000 का जो फी होगा, दो ना 10,000 रुपया, 10,000 में 3.5 करोड़ का कहां कहां क्या करना है वो सब बता दिया आपको। ये नहीं किया वो। और इसके पीछे सब नहीं होता है कि एगो बिल्ली को रोटी मिली तो 4 को बिल्ली लवाज दी, हमको तो भी हमको तो चूहा तो नहीं होता है, वो चूहा रोटी लेके गया तो जितना चूहा उड़ाता है या चींटी का देखते हैं झुंड लगा देता है, उसको मिला तो सारा सोसाइटी समाज रिलेशन सब में बांटने लगे, वो ले लेके सब भूल गया। कर्जा तो ना दे दो, और दे दिया कर्जा, मांगने जा रहे तो नहीं दे रहे, भैया नहीं है क्या से थे, अब आपको इतने पैसे थे कि आप मांग नहीं रहे कि दूर हम लोग पैसे दे, सब खत्म हो गया। तो अब यहाँ ये इतना क्यों बताया, इसलिए बताया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है आपको तो लाइफ में बिजनेस में ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो विजय माल्या जैसा स्थिति हो जाएगा। विजय माल्या नाम सुने कि ओ नीरव मोदी जैसा स्थिति हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 10वां है फाइनेंशियल मार्केट, क्या है बेटा, और 11वां है मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होते हैं जहां शेयर खरीदते बेचते हैं, जहां पैसे का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केट में आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, मार्केट में आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कैसे प्रोडक्शन कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसलिए हमको मार्केट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और 12वां है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जागो ग्राहक जागो सुने हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें एमआरपी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा पे नहीं बिकना चाहिए, दैट इज द बीएसटी। उसके बाद जो पेपर 3 जो आपका है वो आपका है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना आपको कितना नंबर के लिए है, 40 नंबर के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम पढ़ा है ना 8 चैप्टर जो है ना ये 40 नंबर के लिए बीएसटी में है और ये जो है 40 नंबर के लिए बीएसटी में। यहाँ पर इकोनॉमिक्स 40, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है 40 नंबर का। इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या फ्लो होता है, क्या स्टॉक होता है, नेशनल इनकम पढ़ना है। नेशनल इनकम जानते हैं ना, सुनेंगे पढ़ेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकल पूछेगा। नेशनल इनकम कैलकुलेशन कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मनी पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई के बारे में पढ़ना है। एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ना है, बजट पढ़ना है, फॉरेक्स पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आपका जो 40 नंबर के लिए है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। क्या है बेटा, इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है आप समझा देते हैं। इकोनॉमी इसमें पढ़ना है आजादी के समय से लेकर प्रेजेंट सिचुएशन तक। मतलब ये बड़ा मजेदार चैप्टर होगा। इसमें सिर्फ आपको डेटा, डेट ये सब याद रखना है, ईयर याद रखना है। इसमें कोई ग्राफ नहीं है। इंडिया कैसे आजाद हुआ, आजादी के समय इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एग्रीकल्चर क्या क्या स्थिति था, बात नहीं था, सर्विस सेक्टर क्या स्थिति था, भावना सर्विस सेक्टर क्या स्थिति था, इंडस्ट्री का क्या स्थिति था,
आजाद जब इंडिया हुआ तो 1956 में क्या हुआ था, 1956 एक ईयर है, उसको जरूर पढ़ना है। 1951 पढ़ना है, फिर 1990 पढ़ना है, 1990 91। फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जो मनमोहन सिंह लाए थे। कौन लाए थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, प्लस इंडिया के फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर जानवे करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अरे मनमोहन सिंह ने ऐसा इकोनॉमी का सिस्टम बना दिया, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी जो अभी भी हम उसका फायदा लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, आपको के गाँव सब में आम का पेड़, आपका किसका आम का पेड़ है? कोई के है जो अपना आम का पेड़ किसका है? आपके पास है आम का पेड़? बहुत है, आप लगाए हैं? नहीं, लगा है। उससे आम निकलता है? अभी नहीं। आप दूसरे पेड़ से आम निकलता है? वो पेड़ कौन लगाया है? नाना जी लगाया है। नाना जी लगाया, मामा जी खाए, अब नाती खा रहा है। आपके घर पे आम का पेड़ या कुछ ऐसा है? अब मेरे कहने का क्या मतलब है? आम लगाया दादाजी नाना जी, उसका नाती भी खा रहा है, नाती का शादी होगा तो नाती का बच्चा होगा, उसको वो भी खा सकता है जब तक वो आम का पेड़ है। सिंपल सी बात है कि मनमोहन सिंह ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी, मनमोहन सिंह ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको एलपीजी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो एक ऐसी पॉलिसी मनमोहन सिंह ने बना दी जिसका बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट आज भी हम सबको मिलता है। मेरी बात समझ में आई ना? यानी पेड़ लगाने वाला कोई और, फल खाने वाला और, मतलब कितना वंश आने वाला, जो भी वंश हो पेड़ का फल खा रहे हैं, जब तक पेड़ रहेगा, जब तक उसको कोई चेंज नहीं आ जाए। हाँ, पेड़ को काट कर घर बना दीजिए तो अलग की बात है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी पॉलिसी लाई थी, उससे भी चला था, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या बोलते थे? आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बोलते हैं। 1956 में आया था, जिसमें लाइसेंसिंग कोटा परमिट था। अब 56 से चल रहा था, 1990 तक चला, लेकिन स्थिति खराब होने लगी तो मनमोहन सिंह उसको रिप्लेस करवा के क्या ले आए? न्यू पॉलिसी लिया है, जिसमें नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे। नरसिम्हा राव ने इनका मतलब कि समर्थन किया था, सरकार गिरने के कगार पे थी, क्योंकि जब आप ड्रास्टिक कोई पॉलिसी चेंज करते हैं तो बहुत सारा उसके विरोध हो जाता है। जैसे बीजेपी कोई पॉलिसी चेंज करता है, देखते होंगे कितना ज्यादा उसका ये होता है, ऑब्जेक्शन होता है। तो मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा समझ गए, ये सब हम लोग इंडियन इकोनॉमी में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सब हमारे चैप्टर्स हैं सीबीएसई में, अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में हमारा जेपीसी के बाद। और हाँ, इकोनॉमिक्स में कौन सा बुक आपको खरीदना है? तो इकोनॉमिक्स में आप खरीदेंगे वीके और इसके दो वॉल्यूम आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक अलग किताब होगा और इंडियन इकोनॉमी का एक अलग किताब होगा। जैसे ये देखो टीआर 12 है मैक्रो, ये जैसे इसमें आपको थोड़ा सा कलर चेंज होगा, ये पिछले एडिशन का है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना मोटा किताब, इतना ही मोटा, इससे थोड़ा पतला इंडियन इकोनॉमी मिलेगा। आपके पास पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, तो जैसे से पढ़ाया जाएगा आपको पीडीएफ सब चलता चला जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ बीएसटी का किताब पूनम गांधी का, देखो पूनम गांधी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। ओह सॉरी, कहाँ गए? कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज, पूनम गांधी एमकॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की हुई है, असिस्टेड बाय सीए भुवन गांधी, ये चल रहे इनके हस्बैंड है। मानसी गांधी एमबीए फाइनेंस से की। तो जो ऑथर सब है काफ़ी ज़्यादा लिटरेट स्कॉलर हैं, और इनकी किताब को जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप पढ़े 11th में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये बीएसटी की। जैसा कि ये चैप्टर सब है, चैप्टर के बहुत सारे कंटेंट्स है, जैसे नेचर सिग्निफिकेंस, ये सब टाइटल से कंटेंट सब, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सब लोगों को पढ़ना है बहुत। हाँ, बीएसटी भी बहुत बड़े लेवल पे, जो आपने 11th में बीएसटी पढ़ा है उसका डबल बीएसटी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हर चीज डबल हो जा रहा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स है,
टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है वी.के. ओरी की। टी.आर. जैन नाम वी.के. ओरी से ज़्यादा फेमस है। फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ एस.ए. जैन कॉलेज अम्बाला सिटी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लिखने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती। जो इकोनॉमिक ऑनर्स रहता है वो सब लिखता है। ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक है आपका इंडियन इकोनॉमी, यहाँ देखिए ये पीडीएफ बुक पूरा अवेलेबल है 12th के लिए। इंडियन इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा बिहार बोर्ड के सिलेबस पे। सेम सिलेबस है, थोड़ा सा जहां चेंज है हम वो बता देते हैं। देखिए अकाउंटेंसी बुक ले लीजिएगा। अगर कोई ग्रेवाल बनना चाहता है बिहार बोर्ड का भी तो बना सकता है, कोई इशू नहीं। कोई दोनों बुक बनाना चाहता है तो बना सकता है। अब इसमें एसके सिंह का आपको 2-3 वॉल्यूम नहीं आएगा, एक ही बुक आएगा, ठीक है। ऐसा बुक आएगा आपका, थोड़ा मोटा सा भारी भरकम। ये ग्रेवाल का ठीक है तो हल्का, तो बच्चा ला लेता है। 12th में बच्चे जाते तो किताबें लाना में बहुत भारी है, ये है। अब देखो इसमें आपको एडिशनल चैप्टर क्या पढ़ने में वो बता देता हूं। पहले तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न जो 100 नंबर का है उसमें देखिए ध्यान से, एमसीक्यू पूछेगा 50 का और 50 रहेगा सब्जेक्टिव। जो 50 एमसीक्यू रहेगा उसमें 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा, मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जवाब कितने देने हैं? 50 के, पता होगा। यानी 200 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में। कितने नंबर का आएगा? 200 नंबर का सवाल आएगा। इसमें आपको 100 नंबर का जवाब देकर आना है। हर पेपर में ऐसा ही है। एडिशनल चैप्टर आपको क्या पढ़ना है जो सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है। अभी देखो लेटेस्ट 24-25 का सिलेबस नहीं आया है, जो 23-24 के सिलेबस के अनुसार हम आपको बताए हैं। हो सकता है कि सीबीएसई से कहीं ऐड कर दे या कुछ डिलीट कर दे, तो हम चेंजिंग कर देंगे। बात समझ आ रही ना? तो जो अभी जो लेटेस्ट जो 23-24 सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप लोगों को बिहार और में एक चैप्टर पढ़ना है, एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 10 नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा। किताब जब इसके सिंह का खरीदेंगे तो पहला चैप्टर आपका एनपीओ से ही होगा, लेकिन हम शुरू करेंगे आपको पार्टनरशिप से पढ़ाना, ठीक है। यानी कल आपको पार्टनरशिप का हम इंट्रो पढ़ाएंगे। एनपीओ ये अलग। एक और पढ़ना है रिडम्पशन और डिवेंचर। सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है, आप लोग एक चैप्टर पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। बीएसटी में क्या है? बीएसटी में टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 12 चैप्टर तो वही है, सेम चैप्टर से है, सेम चीज है, सब टॉपिक वही है। 13 चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी एक ईपीएस का चैप्टर यहां पर डाल दिया फालतू का, ये डाल दिया है। ईपीएस में भी चैप्टर मिलेगा, यहां भी मिलेगा, ठीक है ना। एक ये है। इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में आपका स्लाइटली चेंज है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आपको स्टैट्स किसी को नहीं पढ़ना है 12th में। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है सीबीएसई वाले को, इंडियन इकोनॉमी बिहार बोर्ड वाले को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई वाले को माइक्रो पढ़ना है 11th में, 12th में नहीं पढ़ना है। सीबीएसई वाले को माइक्रो और इंडियन पढ़ना है, बिहार वाले को माइक्रो और मैक्रो पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वेटेज 50-50% है। ये आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेज है इकोनॉमिक्स में, ये कोई दिक्कत नहीं। अब जब जिसकी ईपीएस होगी तो ईपीएस में लगभग 16-17 चैप्टर है। ईपीएस का बुक है क्या? कुछ चैप्टर तो ऐसे मिलेंगे जो 2 दिन के चैप्टर होंगे। ओ माय गॉड, मत करिएगा।
2 दिन के चैप्टर होंगे, कोई बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है। 23 चैप्टर में लगभग 10 चैप्टर जो है वो आपका बीएसटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा बीएसटी बिजनेस स्टडी में मैनेजमेंट करते हैं, ईपीएस में बिजनेस के बारे में पढ़ना होता है, तो बहुत सारा चैप्टर मिलता जुलता है। ईपीएस में 2 चैप्टर ऐसा है जो आपके अकाउंट से मिल जाएगा, रेशियो जो करते हैं, है ना, तो अकाउंट से मिल जाएगा। तो ईपीएस जो है बहुत ही इजी है, बीएसटी पढ़ेंगे इसमें कवर अप हो जाएगा, जो अलग चैप्टर होगा वो आपको कवर कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं कि सर जो अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप जो आपने बताया, पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझिए, ये तो नोट करिएगा इसको। अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप ने आपने बताया कि पार्टनरशिप आप लोगों को पढ़ना है, एक वॉल्यूम और आधा किताब पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब देखिए पार्टनरशिप में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें पहला चैप्टर पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबका वही होगा। सबका वही है, जहां चेंज होगा वही है, सबको वही पढ़ना। लिखिए बेटा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पहला चैप्टर आपका यही जाएगा, यानी बेसिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे। दूसरा पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, गुडविल क्या होता है, ये सब सीखेंगे हम लोग 3rd चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। among the पार्टनर्स में जो रेशियो चेंज होगा वो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन पढ़ना है। फिर रिटायरमेंट पढ़ना है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फिर पढ़ना है डेथ ऑफ पार्टनर। फिर पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कितना चैप्टर हो गया? 7 चैप्टर्स ये पढ़ने हैं पार्टनरशिप में। 1 महीना में खत्म। 1 महीना 4 months। कोशिश करें 3 से 4 में खत्म करने का। हमसे पढ़ेगा 1 महीना। हो गया, पार्टनरशिप हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में पढ़ना है इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना है, कंपनी के बारे में जानना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। उसके बाद इशू फॉर फीचर and reissue of shares।
issue of debentures. Redemption of debentures. Bracket में not applicable to CBSE. उसके बाद ये हटा दे इसको। एनालिसिस, हाँ एनालिसिस एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, comparative and common size financial statements of a company accounting ratio, cash flow, statements। हो गया। उसके बाद एक बिहार वाला लिख लेंगे, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसी को बोलते हैं एनपीओ। कॉपी सब बना ली है ना उसकी सब सब फिर ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स का 2 कॉपी मेंटेन करिएगा बेटा, एक रफ और एक फेयर, ठीक ना। कल जो है अकाउंट्स के लिए कॉपी लेकर आइएगा जो रफ वाला होगा, और जो डेली जो पढ़ेंगे जैसे ये वाला सिलेबस को फेयर में कहीं नोट कर लीजिएगा, कहीं कॉपी में, ठीक है ना, किसी भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद चाहिए अकाउंट्स वाले फेयर नोट कर लीजिएगा, अकाउंट्स का सिलेबस अकाउंट्स के नोट में। उसके बाद जो डेली की पढ़ाई होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि डेली की पढ़ाई को डेली फेयर में नोट करना है, और कभी भी हम चेक करें तो चेक दिखाइएगा, क्योंकि आदत जितना अच्छा बनाइएगा आपका जीवन उतना अच्छा और उतना आसान होगा। आदत जितना खराब अभी बनाइएगा आपका जीवन भविष्य में उतना ही खराब हो जाएगा। मेरे समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान रखना है कि हमको अपने आदत को फॉलो करना है जो अच्छा होगा, और टीचर की बात, जो टीचर जो गाइड करेंगे असिस्ट करेंगे उनकी बात को फॉलो करना है, नज़रअंदाज नहीं। नज़रअंदाज बहुत सारे बच्चे करते हैं तो इससे अल्टीमेटली टीचर का नुकसान नहीं होता है, स्टूडेंट का ही नुकसान हो जाता है। एग्जाम्स हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पछताते हैं। तो वो सब रखना है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को कवर अप करना है। और एक चीज़ और, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, हम दोनों को कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से काम करना है। कि अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं,
इसमें कुछ बच्चे टैलेंटेड होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है कि बिलो एवरेज होंगे। हम जब पढ़ाते हैं तो आप हम क्या सवाल कहेंगे, समझ में आया? जो बच्चे को समझ में आया तो बोलते हैं यस सर समझ में आ गया। जो बच्चों को समझ में नहीं आता है उसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि शर्मिंदगी के कारण वो कभी यस सर बोल देते हैं कि अगर हम नो से बोलेंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। देखिए शर्म को ना घर पे या फेंक दीजिएगा, डिलीट करके आइएगा। जो शर्मा गया वो गड़बड़ा गया। आपको बेशरम की तरह सवाल पूछना है, बात समझे ना? यानी कोई भी दिक्कत होगी, अगर आपको समझ में नहीं आया, 4 बार में समझ नहीं आया, आप पूछ दीजिएगा, हम आपको बताने के लिए, मेरा ड्यूटी है बताना। मेरा ड्यूटी ये नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाना कि हम आपको सिलेबस खत्म करा देंगे, 4 क्वेश्चन बनवा दिए आज का हो गया। मेरा ड्यूटी बनाना और आपका राइट है पूछना, लेकिन इट डजंट मीन्स कि हम अगर पूछे बना, हमने पूछा कि बेटा समझ गए, आपने बोला हाँ सर समझ गए, सब कुछ हो गया, जब टेस्ट लें या कभी पूछे तो आप जवाब नहीं दीजिए, तो फिर तो आपकी फॉल्ट हो गई। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ये तो बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हो। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको क्या कंफ्यूजन होगा, और जो बच्चा पढ़ेगा ऑब्वियस बात है उसको कंफ्यूजन। तो डाउट्स कराइएगा, आपको जो भी डाउट्स होगा पूछिएगा, जो पढ़ा हुआ चैप्टर का डाउट होगा वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ जो चैप्टर हमको पढ़ाना है फ्यूचर में, अब वो आपको कहीं से उस पर आप घर पे पढ़ लिए, तो वो सवाल क्लास में करोगे तो शायद हम कहेंगे बेटा आपको हम अलग से बता देंगे, क्लास नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि बच्चे को हम जब आपको बताएंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर पढ़ाए ही नहीं, तो ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ हम आपने पूछा, यानी कंटिन्यू क्लास से आप पूछते हैं सवाल या पिछले चैप्टर से पूछते हैं और क्लास में जब हम जवाब देंगे तो दूसरों को भी समझ आ गया, हाँ ये तो हम लोग भी पढ़ रहे थे, चलो ठीक है याद आ गया। तो डाउट्स जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप डाउट्स के लिए ही है। और याद रखिएगा पढ़ने आते हैं तो सीखने की प्रयास करेंगे कि आज हम क्या सीखे, ये मन में रखना है। क्लास इन करते समय ये सोचना है कि हम आज क्या क्या सीखेंगे, क्लास से जब निकलेंगे तो आज हम क्या सीख लिए वो भी माइंड में एक बार कैलकुलेट करना है और घर पे जाके पूरा फेयर लिख लेना है, क्या पाना है और हमने क्या पा लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? चल यहाँ तो कुछ पूछना है किसी को? कल हम लोग पहला चैप्टर